बहुजन भागीदारी सम्मेलन में की अध्यक्षता कर रहे केदार भाई, सांसद अली अनवर साहब, सोशल समाज के महामंत्री राही साहब, सोशल समाज दल के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी, उपेंद्र पटेल जी, निरंजन जी, मंच पर बैठे वीरेंद्र जी और तमाम विद्वान वक्तागण तथा समारोह में उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, महामना रामस्वरूप वर्मा के जन्मदिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। महामना रामस्वरूप वर्मा एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उस समय ICS परीक्षा होती थी, जो आज IAS, उसमें वो टॉप पर लिखित परीक्षा में आ गए। एक किसान परिवार के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी और व्यक्ति के जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाने वाला ये पद उन्हें रास नहीं आया। रात भर वो सोचते रहे कि हम उसमें जाए कि न जाए, और अंत में उन्होंने फैसला बदल दिया और कहा कि नौकर कितना बड़ा हो जाए वो देश नहीं बदल सकता। देश के बदलने के लिए राजनीति करनी पड़ेगी। और उस समय समाजवादी आंदोलन बढ़ रहा था। जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने बिना टैक्स का और कुछ टैक्स माफ करने के बाद लाभ का बजट दिया। ये देश के लिए एक बड़ी भारी उपलब्धि थी। उन्होंने उन्हीं के समय में ये न्यूनतम कृषि मूल्य किसानों के गेहूं का सबसे पहले तय हुआ। केंद्र में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य करने के लिए मोरारजी ने बैठक बुलाई। सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री वहां पहुंचे। मोरारजी ने कहा कि भाई आप लोग सलाह दीजिए कि कितना कम से कम न्यूनतम मूल्य रखा जाए एक क्विंटल गेहूं का। तो किसी ने कहा 60 रुपया, किसी ने कहा 65 रुपया, किसी ने कहा 70 रुपया। जब वर्मा जी का नंबर आया, वर्मा जी ने कहा भाई ये तुम लोगों ने कहाँ से हिसाब लगा दिया कि कितना पैसा होना चाहिए? कोई आधार तो होना चाहिए। एक फाउंटेन पेन बनाता है फैक्ट्री वाला, तो देखता है कि उसमें कितना रॉ मटेरियल लगा है, कितनी मजदूरी लगी है, कितनी मशीन की घिसाई लगी है और कितना हम फायदा लेंगे, तब कीमत तय कर देता है। तो आपने ये कीमत कहाँ से तय की? तो सब परेशान। तो उन्होंने कहा कि अब छोटे से समय में बहुत विस्तार से बात तो संभव नहीं है, लेकिन हम तो आधार बताते हैं कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत अच्छे तरीके से तय हो सकता है। दो तरह से खेती होती है, एक किसान करता है, एक सरकार खुद करती है। किसान खेतों में अपने पैदा करता है और सरकार कृषि फार्म सरकारी उसमें पैदा करता है।
किसान तो अपर है, परंपरागत जो कृषि ज्ञान है उस हिसाब से खेती करता है और सरकार के पास बढ़िया इंजीनियर टेक्नोलॉजी है। सरकार के पास, किसान के पास आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, समय पर खाद नहीं है, बढ़िया बीज नहीं है, और सब चीज अगर हो जाए और समय पर पानी न मिले तो भी बेकार हो जाता है फसल। और सरकार के पास आधुनिक कृषि यंत्र है, भरपूर पानी है, कीटनाशक दवाएं और सब चीजें खाद समय पर उपलब्ध है। तो जो लागत किसान जो सरकार 1 क्विंटल गेहूं पैदा करती है कृषि फार्म में, वही आप दे दीजिए। तो वो समय 4 से 3 रुपया क्विंटल लागत थी सरकारी कृषि फार्म में। अब सबके हाथ में भूल गए किसान को संभव है, तो उन्होंने कहा अपने किसान का गिरा काटने के लिए आप लोग बैठे। तो मुराद जी ने कहा कि हम 80 रुपया से 75 रुपया से ज़्यादा अपनी क्विंटल नहीं ले पाएंगे। तो वर्मा जी ने कहा कि हम 10 रुपया क्विंटल सब्सिडी देंगे। अब इंदिरा गांधी जो भोजन जब पहुंचे मुरार जी तो कहा कि साहब 75 रुपया तय कर आए हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने कहा क्यों? बोले वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत परिजन थे, उन्होंने 10 रुपया क्विंटल सब्सिडी देने की बात कर दी। इंदिरा गांधी ने कहा जाओ 85 करके आओ, नहीं तो कांग्रेस बदनाम हो जाएगी और राम सुब्रमण्यम किसान का नेता हो जाएगा। तो उस समय जब 85 रुपया क्विंटल गेहूं की कीमत थी तो 7 रुपया लोगों सीमेंट मिलती थी, 1 रुपया लीटर पेट्रोल था, 6 आने बोतल मिट्टी तेल मिलती थी, 40 रुपया 1000 ओवर लीटर था, 150 रुपया में 1 तोला सोना मिल जाता। अब जब मिलती चीजों के दाम 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ गए हैं, तब किसान की मुश्किल से 20 गुना बढ़ा। तो किसान कहाँ से तरक्की करेगा? जब तक कृषि उपज और मिल उत्पादित वस्तुओं में समानुपात नहीं कायम होता, तब तक किसान की बहाली खत्म नहीं हो सकती। यह दूसरे समाज के सिद्धांत में। दूसरा काम उन्होंने किया कि जितने सरकारी पुस्तकालय थे, जितने दलित छात्रावास थे, जितने अनुदान प्राप्त छात्रावास और पुस्तकालय थे, उनमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का साहित्य सरकारी खर्चे से उपलब्ध करा दिया, ताकि ये वर्ग बाबा साहब के विचारों से ओतप्रोत हो जाए और स्वाभिमान और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ा काम किया। और जब सोशल समाज दल का गठन हुआ तो इसी मांग को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री थे तत्कालीन अमर शहीद जगदेव प्रसाद शहीद हो गए इसी मांग को। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई उत्तर प्रदेश में तो सारी किताबें मंगवा दी और सम्मान के लिए धर्म प्रवर्तन करें और जात भेद का उच्छेद जब्त कर ली। इसके खिलाफ वर्मा जी ने पूरे देश में आंदोलन चलाया और अध्यक्ष के नेता नरेश सिंह यादव जी से हाई कोर्ट में रिट दाखिल कराई और तब वो साहित्य जो है मुक्त हुआ। विधानसभा में उन्होंने बहुत उस पर हल्ला मचाया। एक किताब है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली, उसमें विस्तार से आप उस आंदोलन को देख लीजिए कि उन्होंने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वाधिक योगदान किया। ऐसे महामना रामस्वरूप वर्मा के दिमाग में आया कि ये मंत्री पद जो है ये कुछ होता नहीं। जब सरकार गिर गई सपा सोपा की जो मिली हुई थी तो बहुत आफर इंदिरा गांधी की तरफ से आए साहब 3 मिनिस्टर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लड्डू का स्वाद जान गए हैं, लड्डू छोटा मंत्री होता है बड़ा होता है मुख्यमंत्री। तो मंत्री पद रह करके बदलाव राजनीतिक नहीं हो सकता। और उन्होंने
अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी सब निखर गए, दोनों का साथ हुआ और सबने इतना गहन चिंतन किया कि देश की बदहाली का कारण क्या है। सबसे पहला कारण ये है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सौंपा जब देश की जनता को, तो चेतावनी दी कि अगर बहुत जल्दी सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी नहीं लाई गई तो बड़ी कुर्बानी से बना ये लोकतंत्र का मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थापना संविधान के जरिए उन्होंने की, लेकिन 70 साल का लेखा जोखा दीजिए तो जितने इन्होंने वादे किए थे सारे झूठे हो गए। आजादी का मतलब ही खत्म हो गया। अब तो लोग कहने लगे इससे तो अंग्रेज बन जाते। और आप देखिए, जो इन ब्राह्मणवादियों की तकलीफ अंग्रेज से नहीं थी, इनकी दिलचस्पी आजादी की इसलिए थी कि अंग्रेज इस देश में दलितों और पिछड़ों के लिए तोहफे दे रहे। जितना इन्होंने, आप देखिए, आप चले जाइए अंग्रेज ने जहां जहां कहां कहां रेल बिछाई, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ऐसे जगहों जगहों। और 75 साल में एक की दो लाइन भले करती हो, लेकिन नई रेल नहीं बिछा। अंग्रेज ने न्यायालय खोले गरीबों के लिए, सती प्रथा खत्म किया, बाल विवाह खत्म किया। ये असली ब्राह्मणवाद पर जोर थी, जिससे पिंगला रहा था ब्राह्मणवाद, और ये झूठी आजादी की लड़ाई हुई और ये साबित हो गया। कितने वादे किए थे, सारा देश लूट रहे हैं अंग्रेज सारी समस्याओं की जड़ है। और इन 75 सालों में जो आजादी की रही, उसमें आप देखिए कौन लूट रहा। 90% संपदा देश के 10% पूंजीपतियों ब्राह्मणवादियों के हाथ में पहुंच गई और 10% से 90%। शिक्षा का हाल देख लीजिए, गरीब आदमी शिक्षा नहीं अपने बच्चों को दे पाता है। स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए, सारी तरफ बदहाली है। और अब तो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है। महामना वर्मा जी ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये तय किया कि जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति नहीं होगी, तब तक आर्थिक और राजनीतिक क्रांति नहीं होगी। उन्होंने अध्यक्ष संघ की स्थापना की और कहा कि पुनर्जन्म का विचार ये कभी बहुजनों को एक नहीं होने देगा। अब पुनर्जन्म क्या है? ब्राह्मणों की इतनी बड़ी साजिश है ये, और आज हम आप सबसे आह्वान करते हैं कि इस पुनर्जन्म पर समाज में बहस करो। पूरी दुनिया में कोई पुनर्जन्म नहीं मानता। यह पुनर्जन्म कहाँ ढूंढ रहा है? अब ये कहते हैं शरीर में एक आत्मा होती है, वो जब तक शरीर में रहती है तब तक आदमी जिंदा रहता है। और जैसे पुराना कपड़ा आदमी छोड़ देता है, वैसे ही ये आत्मा शरीर पुराने को छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है। तो पहली बात इस पर ये बहस करिए कि भाई ये पुराना कपड़ा तो छोड़ दे तो समझ में आता है, लेकिन ये बच्चा क्यों मर जाता है? इसका तो पुराना कपड़ा है नहीं आत्मा का। दूसरा, शरीर में आत्मा रहती कहाँ है? हर अंग का ऑपरेशन डॉक्टर कर चुके हैं और बाल से 100वां हिस्सा तक जान जाते हैं कि यहाँ कहाँ पे। अब आप किसी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब ये मशीन से देख के बताओ आत्मा कहाँ रहती, ये डॉक्टर नहीं आता है। अब रामा कहता है आत्मा अजर है, अविनाशी है, ये यंत्र से कट नहीं सकती, आग में जल नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, हवा में सूख नहीं सकती। अच्छा, जो आत्मा शरीर में है तो नाक मुंह बंद कर दो किसी पंडित जी का, कब आदमी कायम हो जाता है?
अगर पानी देना बंद कर दो तो पानी मर जाता है, भोजन देना बंद कर दो तो पानी मर जाता है, और सीने में गोली मार दो तो आत्मा छिड़ती भी नहीं, तब पानी मर जाता है। इसका मतलब है कि शरीर में आत्मा नाम की चीज नहीं, इस पर वह चढ़ाओ, क्योंकि ये ऐसी कमजोरी है कि ये दर्दों और प्रश्नों को न एक होने देती है और न उन्नति का मार्ग प्रशस्त होने देती है। अब ब्राह्मण ने कह दिया कि पिछले जन्म में जिसने अच्छे काम किए जन्म में वो ऊंची जातों पैदा हुआ, जिसने बुरे काम किए नीची जाति, जिसने अच्छे काम किए अमीर, जिसने बुरे काम किए गरीब, जिसने अच्छे काम किए वो राजा, जिसने बुरे काम किए वो प्रजा। अब किसी गरीब दलित से आप ये बैकवर्ड से पूछो कि भाई हम तुम्हारी उन्नत करना चाहते हैं, हमारे साथ आओ, तो क्या कहता है, अरे बाबू जो पिछले जन्म में किया है हो गया, ये अब करेंगे आगे हो गए, तुम कौन हो। ये इतनी बड़ी कमजोरी है। इसका एक उदाहरण आपको बताना, हमको बचपन में हमारे गांव बगल में गंगा लगता है, तो उसमें एक ठाकुर साहब घूमने लगे, तो एक दलित ने हाथ मिला दिया, वो भी पहलवानी करता था। अब ठाकुर के समझ में आया कि तो साला हमसे जमा रही है, पकड़े थे और पहली पकड़ में ठाकुर साहब नीचे ऊपर चित्ता होने वाले थे। ठाकुर साहब बोले सारे नीचा दो ऊपर चला, तो एकदम ढीला पड़ा और ठाकुर ने उसको पकड़। अगर ये हीन भावना उससे ऊंच नीच की न होती तो ठीक गया। अब बहुजन है और जनतंत्र है, तो रोक आया है 50% में जिसको चाहो व्यक्ति बैठा दो, जिसको चाहो इस्तेमाल कर दो। ये जो पुनर्जन्म की भावना जो व्यास है जंतु पशुओं में, यही इनकी हार का, यही इनकी पतन का, यही इनकी बर्बादी का कारण है। इसलिए पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकारो, इस पर बहस करो, इस पर लेख लिखो और गांव-गांव सभाएं और गोष्ठियां करो। जिस दिन पुनर्जन्म की भावना के दिमाग से निकल जाएगी, उसी दिन ये इंसान बन जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इतना आसान काम कर दिया बाबा साहब ने, जनतंत्र दे दिया, गरीब का वोट अलग, जितनी वैल्यू जितनी गरीब की उतनी अमीर, और ये समझ नहीं पा रहे। ब्राह्मण इतना चालाक है कि सारी संपत्ति उसने हड़प ली है और उसने देखा कि इतना बड़ा खतरा है जनतंत्र, जिस दिन ये 50% है वो मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने बड़े चिंतन रोज करते हैं, हम लोग तो कभी करते नहीं। देखा कि जातियों में बांटकर हजारों साल से हमने जैसे राज किया है, ऐसे हर जात की पार्टियां बनाओ और एक एक जात की 10-10 पार्टी बनाओ और ये बढ़ जाएंगे और नेता खरीदेंगे और यही खरीद फरोख्त चल रही है। जब तक चुनाव आएगा तो देखिए हर जात का नेता घूमता है हमें खरीद। तो इसी सोच करके महामना राम स्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू ने सोशल समाज दल की स्थापना की और अभिषेक संघ जब समझ में आ जाएगा और उसको मानने लगेंगे, तो वर्मा जी ने बहुत बड़ा अध्ययन किया, दुनिया की 27 सभ्यताओं का अध्ययन किया कि कोई सभ्यता कैसे बनती है और कैसे मिल जाती है। तो अभिषेक संघ का विचार दिया, पदार्थवादी आचरण दिया, सबका अनुवाद है, बोलना चलना उठना बैठना खान पान में सबका बोलता और मानववादी त्यौहार दिए। ये विकल्प है ब्राह्मणवाद का, वहां से हटो यहां चले आओ। अभी तक ये विकल्प नहीं था। जब जब देश में ब्राह्मणवाद बढ़ा है, ये इतिहास है, देश कमजोर हो गया, देश गुलाम हो गया, देश टूट गया। और मानववाद जब जब बढ़ा है, तब तक देश शिखर पर पहुंचा है और सोने की चिड़िया का मोड़ था। इस्लाम में भी मानवाधिकार नहीं छीने गए और अंग्रेज ने भी यही किया ईसाइयत का। तो अभिषेक संघ महामना बुद्ध के विचारों पर तो आधारित है ही,
इस्लाम की क्षमता को समाहित किए है और ईसाइयत की करुणा को। इतना बढ़िया आधुनिक विचार है कि यही बुद्ध है, यही इस्लाम है और यही ईसाइयत है। इतना बढ़िया विचार, लेकिन इसको पहले समझो और समझने के बाद जनता के बीच मिले जाओ। जिस दिन जनता समझ जाएगी और अध्यक्ष संघ के रास्ते पर चलेगी, उस दिन देश से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया काम है। और सोशल समाज में अब 75 साल के बाद अब राजनीतिक स्थिति ये है कि देश में अब कोई नारा नहीं लगाने वाला है कि देश का नेता कैसा है। खत्म हो गए बड़े बड़े नारे दिए। अब कोई व्यक्ति बैठ जाए, किसी समस्या का समाधान ही नहीं कर सकते, सबको सत्ता मिल चुकी है। अब जैसे उदाहरण देते हैं हम आपको 2 बात। पेट्रोल बहुत महंगा है, लेकिन विरोधी दल का कोई नेता ये कहने को तैयार है कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। विकल्प है नहीं। सोशल समाज दल का कहना है कि हम 20 रुपया लीटर पेट्रोल का विकल्प देंगे। कैसे देंगे? ये जो ब्राजील है, बहुत छोटा देश है भारत, वो गन्ने से पावर अल्कोहल पैदा करता है और जितने वाहन ब्राजील में हैं अब सब पावर अल्कोहल से चल रहे हैं। सोशल समाज दल चीनी मिलों के स्थान पर चीनी संस्थान लगाएगा। चीनी संस्थान में गन्ने का हर चीज का उपयोग, उसकी कीमत मिलती है। अभी आप गन्ने को बेचते हैं, खोई फेंक देते, मट फेंक देते, सीरा और शक्कर निकालते। अगर पावर ये चीनी संस्थान लग जाए तो खोई से किनाई बोर्ड बनता है, अखबारी कागज बनता है और इसमें जो मुलायम फर्टिलाइजर होता है और एक वैलेनिल एक पदार्थ अभी खोज आ गया है कि 10 किलो खोई से 1 किलो वैलेनिल बनता है, जो विदेश से आयात किया जाता है 25,000 रुपया किलो। और मध से मोम और रंग बनता है, बहुत चीजें बनती हैं। और पावर अल्कोहल जो पेट्रोल का विकल्प है, 1,000 रुपया कुंटल की आप किसान को गन्ने का मूल्य दे दीजिए, 10 रुपया किलो जनता को चीनी दे दीजिए और 20 रुपया पेट्रोल दे। इतना बढ़िया विकल्प है किसी के पास नहीं। राजनीतिक दल बनते हैं। राजनीतिक दल का मतलब क्या है कि देश की समस्याएं क्या हैं, उसका समाधान और राष्ट्र निर्माण। सोशल समाज दल कहता है कि भाई किसान बहुत परेशान है। अरे अब ये बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, कोई कह रहा हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, कोई कहता 5 लाख, कोई कहता 20 लाख। कहाँ से दोगे? सरकारी नौकरियां 1.5%। सोशल समाज दल का कहना है कि हम 5 साल के अंदर बेरोजगार ढूंढेंगे, कोई आदमी बेरोजगार नहीं है। कैसे? बहुत छोटी बात, किसान जो पैदा करता है उपज, वो सब आती है ट्रांसपोर्ट के जरिए शहरों में। और शहरों में क्या बनता है? गेहूं से मैदा बनती है, गेहूं से बिस्कुट बनता है, गेहूं से सिवई बनती है, गेहूं का दलिया जाने क्या क्या बनता है। अच्छा, ये चीजें गांव में नहीं बन सकती? आप मूंग की दाल है, किसान से मूंग 6,000 रुपया कुंटल खरीदते हैं और दाल जो है वो 12,000 रुपया कुंटल देते हैं। कौन भाई ये टेक्नोलॉजी है जो गांव में ये दाल क्यों नहीं मिल सकती? ये मटर कहने कि डिब्बे में बंद करना है मटर के दाने और गैस निकाल देंगे और 4 गुना भाव आप देखें। इसी तरह से टमाटर सास है, इसी तरह से सरसों और चावल की जाने कितनी चीजें हैं कि गांव-गांव फैक्ट्री लग जाएंगी। किसान ही उद्योगपति बनेगा। सरकार क्या करेगी? कच्चा माल देगी, उत्पादन की ट्रेनिंग देगी और पक्का माल भेज देगी। इतना आसान काम है कि गांव-गांव सब रोजगार फैल जाएगा। इस पर बहस करिए कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कोई दल हिंदुस्तान का और देने को तैयार होगा? बताओ। 12 करोड़ एकड़ वन भूमि के नाम बेकार जमीन पड़ी है। सोशल समाज दल जितने दलित हैं, जितने प्रजाजन हैं, सबको 2 एकड़ जमीन देगा। और बाग लगाने के लिए इतने अनाप शनाप
फलदार पेड़ लगेंगे कि स्वास्थ्य होगा वो बाहर भेजा जाएगा। और 100 घर की एक गांव बनाएगा जिसमें मानव संतानवाद होगी, जो गैर की बात करेगा वो गांव से बाहर कर दिया। ये इंसानी बस्ती योजना है, इसको आप पढ़ लीजिए कि देश में औद्योगिक चीजें नगरी बनाएंगी। जैसे जापान क्या करता है कि ये घड़ी है, वो घड़ी कोई फैक्ट्री नहीं बनाती, एक गांव में ट्रेनिंग दे दी, एक पुर्जे की एक गांव में ट्रेनिंग दे दी, एक पुर्जे की दूसरे गांव में दूसरे की, कच्चा माल दे दिया, मशीन दे दी, पक्का माल जो गाड़े दाम में ले लिया, सबको रोजगार मिल गया और घड़ी स्वयं बनाएगा गवर्नमेंट। जब अमेरिका 4000 रुपया और 1000 रुपया में घड़ी बेच रहा था, ये बात है 170 की, तब जापान 80 रुपया किलो देगा घड़ी इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सब काम होंगे। तो असली जो समस्याएं हैं देश की, उसका समाधान किसी दल के पास नहीं है। सारे दल लफाजी करते हैं और किसी बात पर उसको ये नहीं है, कोई जात की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा। सोशल समाज में अकेला है जो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को जड़ से खत्म करना चाहता है। यही देश के उत्थान में बाधक है। जिस दिन पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, उसी दिन आम इंसान और खासकर तो मेरा सुखी होगा, समृद्ध होगा, समता उसको मिलेगी और देश दिनों दिन आगे बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ आपको इस क्रांति दिवस पर बधाई देते हुए आपका आह्वान करता हूँ कि आप ये दावेदारी जो है ये बहुजनों की, ये तभी संभव है जब ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के खिलाफ अभियान चलाया जाए। और ये अभियान अध्यक्ष है तो सोशल समाज के अलावा कोई चलाने को तैयार नहीं है। जो दलित और पिछड़े नेता हैं वही इसके जिम्मेदार हैं, उनको आप निकालिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। देखिए कितने नतीजे आएंगे। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ।